मुट्ठी आखर लेकर बिखरा दो मन की जमीन पर, देखना एक दिन इन बीजों से कविता की फसल फूटेगी। अब तक मन जो वीरान पड़ा है, कल कल एक नदी झूमेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहित्यिकी में। अभिव्यक्ति की नदी को अगर बांध दिया जाए तो मन की जमीन पर काई जमने लगती है, लेकिन अगर इस नदी को खुलकर बहने दिया जाए, जीवन से जुड़ने दिया जाए, तो मन, आंगन और जीवन महकने लगता है। और इसी बगिया का एक महकता फूल है साहित्यिकी, जो आपको जोड़ता है साहित्य की सुंदर दुनिया से। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास है इस सप्ताह साहित्यिकी में। जीवन यात्रा में आज मिलेंगे आलोचक और साहित्यकार जानकी प्रसाद शर्मा जी से। पुस्तक चर्चा में आप तक पहुंचेगी किताब गुलाम गौस खान, झांसी की रानी का बहादुर तोपची। और किताबों की दुनिया में आपको लिए चलेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के पुस्तकालय। मेरी मंजिलें कुर्ब में नहीं, मेरी मंजिलें तू मुझे दूर दे, तू दिखा मुझे वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे। कुछ मुसाफिर ना मंजिलों की परवाह करते हैं, ना रास्तों की मुश्किलों से डरते हैं। वे तो अपने कर्तव्य के लिए लगातार चलते जाते हैं। और आज जीवन यात्रा में एक ऐसे ही शब्द यात्री से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा को बेहद करीब से समझा है, अनुभव किया है, और इसकी नई बातें आज वो अपने पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। आइए मिलते हैं वरिष्ठ साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी से। आज जीवन यात्रा में आपको मिलवा रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, आलोचक और उर्दू और हिंदी के बहुत ही सम्मानीय साधक डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। जी धन्यवाद। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत हैं। और 1948 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, दो आब। ये जो दो आब है हिंदी और उर्दू का, ये दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति के वैविध्य का एक प्रतीक है। ये हम अकेले हिंदी में सीमित रहकर न हिंदी साहित्य के मर्म को गहराई से समझ सकते, और जो उर्दू वाले ये दावा करते हैं कि वो उर्दू के दायरे में महदूद होकर कुछ उर्दू का भला कर पाएंगे, तो ये भी उनका भ्रम है जी। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं बहुत, और इन पंक्तियों को मैं एक तरह से जो भी मैंने कार्य किया है अब तक 50 साल में, तो ये पंक्तियां मेरी दृष्टि के एक आधार या परिप्रेक्ष्य के रूप में रही हैं। वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। तो ये मुझे प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली, मैं ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि जिस क्षेत्र का मैं मूलतः रहने वाला हूँ, ज़िला विदिशा में एक सरोज नाम का कस्बा है। तो ये एक मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ कि जहाँ रीति रिवाजों का, भाषाओं का और एक तरह से संस्कृतियों के सम्मिलन का वो संधि स्थल रहा। यानी 1956 से पहले हमारा क्षेत्र राजस्थान में आता था। राजस्थान की टोंक रियासत थी, तो उसमें हमारा कस्बा आता था। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो हमारा क्षेत्र जो राजस्थान का जो हिस्सा था, वो मध्य प्रदेश राज्य जब बना तो मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। लेकिन जो जबान और जो तहजीब थी, जो वातावरण था, उसमें उर्दू का रस घुला हुआ था, घुला मिला था। ये किस तरह मुझे प्रेरणा मिली कि हम जब छोटे थे तो मैंने एक अबोध, जो बालक के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखिए, आपको भी सुनकर संभवतः ये बात नहीं लगेगी कि हम लिखते कलम से हैं, जिसमें स्याही की और दवात की ज़रूरत होती है, और लिखने के लिए कागज़ हमें चाहिए। तो यूं ही ये बहुत
गहरा यद्यपि एक भाषा वैज्ञानिक प्रश्न है, लेकिन उस समय मेरे अबोध मन में ये बात पैदा हुई कि ये जो है यानी कागज, कलम, दवात, स्याही, ये चारों शब्द तो उर्दू के हैं और हम लिखना हिंदी सीख रहे हैं, तो हमारे हिंदी लिखने की जो सामग्री थी आज भी इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। कि हम हिंदी लिखना सीख रहे थे, छोटा बड़ा हम सीख रहे थे, लेकिन उस हिंदी को सीखने की जो सामग्री थी, उस सामग्री के इन चारों सामग्रियों के नाम जो उर्दू में थे वहाँ। तो ये एक प्रश्न मेरे भीतर एक परिपक्व होता गया धीरे धीरे कि ये आखिर क्या है जी। तो यहाँ मैंने ये अनुभव किया। फिर जैसे ही मैं मिडिल में आया तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जरूर मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरी जो प्रेरणा क्या है मेरे सारे काम की जी। कि मैं हिंदी कक्षाओं में पढ़ता था। मेरी जो औपचारिक शिक्षा हिंदी में हुई, उर्दू में भी परीक्षा मैंने पास की है, उसका बाद में बताऊंगा आपको। तो मेरे कुछ मित्र हैं वो उर्दू की कक्षाओं में पढ़ते थे, तो उनके पाठ्यक्रम में एक पुस्तक थी अल्लामा इकबाल की, डॉक्टर इकबाल की, जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार महान कवि हैं। तो बाले जिब्रील नाम का संग्रह उनका एक बड़ा प्रसिद्ध संग्रह है, वो संग्रह उनके कोर्स में लगा था। मैं उर्दू पढ़ना सीख गया था, तब तक लिखना नहीं जानता था जी। तो उस पर एक शेर छपा रहता था। उसके ऊपर जैसे ये किताब रखी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पर एक शेर छपा रहता था, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। ये बड़ा प्रसिद्ध शेर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शेर है कि ये तो एक बार हो सकता है कि फूल की कोमल सी पत्ती कठोर हीरे को काट दे, यानी असंभव है जबकि, पर कवि कह रहा है कि एक बार ये तो हो सकता है, पर ये कदापि नहीं हो सकता कि मर्द नादा पर जो मूर्ख व्यक्ति है, जड़ जो व्यक्ति है, तुलसीदास ने कहा ना, फूलई फलई न भेद ये गुरु मिले, ये यद्यपि सुधा बरसहि जलद मूर्ख हृदय न चेत ये गुरु मिले बिरंज सम। तो मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो जड़ व्यक्ति है, उस पर कोमल से कोमल कविता का असर नहीं हो सकता। तो उसके नीचे रचनाकार का नाम लिखा रहता था भरथरी। तो ये बात मैंने उर्दू के तमाम उस्तादों से, अध्यापकों से पूछी, किसी को ये पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों, ये नाम कैसे लिखा हुआ है। तो ये उसके लगभग मेरे निरंतर अध्यवसाय और परिश्रम करते हुए मैंने ये बात 1977 में जब दिल्ली आया, उसके बाद ये बात मैंने लगभग 40 वर्ष बाद मैं ये खोज पाया कि ये भर्तृहरि संस्कृत के जो महान कवि हुए हैं, जो 3 शतक उन्होंने लिखे हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, तो और वैराग्य से शतक। तो ये नीति शतक का एक प्रसिद्ध उनका श्लोक है, वो श्लोक भी मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोद्धुम समुद्रिम्भते, छेत्तुम वज्र मणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्भुधेरीयते, नेतुम वांछति सा कलानपति सूक्तई सुधा संदवी। वहां भी वो यही कह रहे हैं कि छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन, वज्रमणि के लिए शिरीष के की कली के सिरे से काटा जा सकता है, पर खल व्यक्ति के लिए ये नहीं है कि आप उसको अच्छी कविता समझा सकें। तो मैंने ये देखा कि निकटता कितनी ज्यादा है और एक दूसरी भाषा के साहित्यों ने कितना परस्पर प्रभाव ग्रहण किया है। अगर मैं इस पर ही व्याख्यान देने बैठूं तो मैं कई दिन तक बोल सकता हूं इस पर। दोनों भाषाओं के साहित्यों से मैं इतने उदाहरण दे सकता हूँ, लेन देन के आगे मैं दूंगा भी। बिल्कुल, जिस समावेशिता की हम बात कर रहे थे, और मेरा सवाल भी अगला ये था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया कि समावेशिता का आधार क्या है। तो वो आधार आपने यहाँ सिद्ध किया कि किस तरीके से वो आधार है। कुछ बचपन के बारे में आपके
मैं एक किसान परिवार से मेरा संबंध है, और मैं अगर थोड़े कविता की भाषा में ये बात कहूँ आपसे कि मैं उन लोगों में से हूँ जो 47 वर्ष के बाद भी दिल्ली वाला मैं नहीं हो पाया। अब भी ये बात मुझे मेरे स्वभाव में ये बात है कि जैसे लोग परिचय बढ़कर अपना देना, मुझे इतना संकोच होता है परिचय अपना देने में या स्वयं के बारे में कुछ बताने में बहुत संकोच होता है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि आप ही ने आपके के बारे में कहा तो क्या कहा। मजा जब है कि आपने काम किया हो और लोगों के माध्यम से वो कहीं पहुंचे, तो एक स्वभाव काम तो आपका बहुत पहुंचा है। वहाँ की मिट्टी का जो एक प्रभाव था, एक स्वभाव के अंदर जो है वो कह देना, और जितना संभव हो सके उतना दूसरे का उपकार एहसान लेने से बचना। मैं पहले दिन ही दिल्ली आया था, उस दिन की घटना अगर मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने एक प्रेरणा ली, हिंदुस्तान टाइम्स में जब मैं पहुंचा था तो मैंने ये देखा कि उस वक्त 30 नए पैसे बस के लगते थे वहाँ पर। तो उस समय मुझे ज़रूरत थी, तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आते से ही मांगना शुरू कर दिया तो क्या। तो मैं वहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर से और 10 नंबर दरियागंज तक मैं पैदल चला गया, लेकिन वो मैंने काम नहीं किया। ऐसा ही था तो घर पर क्या बुरे। हम किसान हैं अपने परिवार से, और खेती किसानी का जो काम है वो मुझे आता भी था वहाँ। और यही कारण है कि एक सांस्कृतिक सवाल भी जुड़ा है इससे कि किसान परिवार हम थे, तो खेतों की मेड़ जानते हैं आप? मेड़ जी। कि दो खेतों के बीच की जो भूमि होती है उसको सीमा को मेड़ कहते हैं। जी। तो और उस आपकी मेड़ के बगल में जो दूसरा है उसको मेड़िया कहा जाता है स्थानीय भाषा में। अच्छा। तो जो मेड़िया इधर इस मेड़ के तरफ वाला जो है वो मुसलमान का खेत है, ये हिंदू का खेत है। तो सारे चकबंदी वगैरह मध्य प्रदेश में तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। हमारी जमीन वगैरह बिक चुकी, लेकिन मुझे पता है चकबंदी नहीं है। जिसका खेत जहाँ है वहाँ है। तो ये जो सौहार्द है, ये जो समावेशिता है, तो सौहार्द का एक आर्थिक कारण भी था कि आर्थिक निर्भरता भी परस्पर थी उनकी। किसान परिवार के अंदर यह होता है कि अगर मेरी खेती का काम हो गया है और आपके बैल, उस समय ट्रैक्टर नहीं थे, जब मैं 60 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो आपके बैल खाली हो गए हैं खाली, और मेरा काम शेष है, तो बिना कहे ये सौहार्द होता था। बिना कहे वो एक नैतिक दायित्व मानता था किसान कि वो अपने बैल लेकर आपकी खेती में आ जाता था, और अगर आपके खाली काम पूरा हो गया है और दूसरे का बाकी है, तो ये जो सांस्कृतिक सामंजस्य और समावेशिता और सांप्रदायिक सद्भाव मैंने किताबों से नहीं सीखा, ये मेरा सौभाग्य है जी। ये मैंने अपने परिवेश ने मुझे सिखाया, मेरे और पास ने मुझे सिखाया। मेरे जो बुजुर्ग हैं, जो सभी धर्मों से जुड़े हुए थे, उनके स्नेह और प्यार ने मुझे ये सिखाया। अगर फुर्सत मिले तो पानी पर लिखी तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना कहता है। वैसे अगर आपके पास पानी पर लिखी तहरीरों को पढ़ने का वक्त नहीं है तो लीजिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक चर्चा, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं बेहतरीन किताबों से। और आज एक ऐसी एक किताब लेकर आए हैं महेश दर्पण जी, जिसका नाम है गुलाम गौस खान, और ये झांसी की रानी के बहादुर तोपची की कहानी कहती है। देखते हैं हमारी अगली कड़ी पुस्तक चर्चा। यह पुस्तक है गुलाम गौस खां, झांसी की रानी का बहादुर तोपची। इसकी दास्तान लिखी है शमीम शेख ने और इसे प्रकाशित किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ने। पुस्तक के नायक पर लेखक ने गहन शोध किया है। उसने 31 अंग्रेज़ी के बड़े ग्रंथ और 8 हिंदी की नायाब पुस्तकें पढ़ीं और गुलाम गौस खां से संबंधित तथ्यों को एकत्र कर यह प्रामाणिक पुस्तक हमारे सामने रखी है।
हम सब जानते हैं कि करेरा झांसी के पास है, जहाँ गुलाम गौस खां का जन्म हुआ था। जन्मभूमि करेरा, लेकिन उसने अपनी कर्म भूमि बनाया झांसी को। झांसी में उसने इंसानियत का पाठ पढ़ाया, फ़र्ज़ अदायगी का सबक लोगों को सिखाया और बताया कि अपनी धरती से प्रेम करना किसे कहते हैं। 1857 के समय झांसी की रानी को झांसी की जनता ने राजगद्दी पर बैठाया था। बैठा तो दिया, लेकिन आप ये समझिए कि ओरछा की रानी लड़ई सरकार को ये बिल्कुल पसंद ना आया। लड़ई सरकार ने यह सोच लिया कि वह झांसी पर आक्रमण कर लक्ष्मीबाई के राज्य को अपने राज्य में मिला लेगी। लेकिन लक्ष्मीबाई खुद एक कुशल लड़ाका थीं। उनके राज्य में जो सेना थी उसमें कुशल लड़ाकू सैनिकों की भरमार थी और गुलाम गौस खां जैसे बहादुर तोपचियों के कारण उसकी सेना में एक ऐसा बहादुर व्यक्ति जुड़ गया था जिसने लंबे समय तक झांसी की रानी को अपनी सेवाएं दी और राज्य को सुरक्षित किया। 1858 के समूचे युद्ध में इस बहादुर तोपची की सूझबूझ ने बड़ा काम किया। ओरछा से युद्ध के समय गौस खां पर ओरछा राज्य की पूरी नज़र थी। उन्होंने इस बहादुर तोपची को अपने राज्य में लाने का संकल्प किया, लेकिन अपने राज्य से प्रेम के कारण गौस खां ओरछा न गया। गौस खां ने दरअसल महाराज गंगाधर को जो वचन दिया था रानी का साथ निभाने का, उसे उसने आजीवन निभाया। गंगाधर राव जब इस आखिरी सांसें ले रहे थे तब उन्होंने ये बात गुलाम गौस खां से कही थी। गंगाधर राव के साथ जब वह 40 वर्ष के थे और लक्ष्मीबाई केवल 14 वर्ष की थीं, उनका विवाह हुआ था और धीरे धीरे रानी ने राजकाज ही नहीं कुशल युद्ध कौशल भी सीख लिया। गौस खां ने लॉर्ड डलहौजी के साथ युद्ध में रानी झांसी का पूरा साथ दिया और अंग्रेजी राज्य में झांसी को मिला लेने के बाद भी गौस खां झांसी छोड़कर न गए। उनकी नौकरी जा चुकी थी, लेकिन धरती से प्रेम ऐसा था कि वो दूसरे काम करके, जानवरों को बेचकर और मेलों में जाकर अपनी आजीविका कमाते थे। एक समय ऐसा आया जब जनता ने झांसी की रानी को दोबारा गद्दी पर बैठाया और फिर गौस खां उनकी सेना में शामिल हो गए। अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए गौस खां ने रानी को कम से कम गोला बारूद खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन की सेना को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये रास्ते दिखाए। रानी ने उन्हें अपना सबसे विश्वस्त साथी माना। डाकुओं के दमन में भी गौस खां का बड़ा हाथ रहा है। गौस खां ने रानी को इस तरह से प्रभावित किया कि एक बार तो लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों के सोने के बेशकीमती कड़े उसे उतार कर भेंट कर दिए। आप जानते हैं कि झांसी के युद्ध में जनरल ह्यूरोस की बड़ी भूमिका थी। वह एक बड़ी सेना लेकर झांसी के पूरे सैनिकों को घेर कर उन्हें ख़त्म करने आ पहुंचा था, लेकिन तोपची गौस खां के सामने उसे लंबे समय युद्ध करना पड़ा। गौस खां ने अपने तोपखाने के साथ अंग्रेजी सेना का बड़ा मुकाबला किया और ह्यूरोस को नाकों चने चबवा दिए। तोपें ऐसी थीं जिसमें भवानी शंकर और कड़क बिजली जैसी तोपों का आज भी लोग नाम लेते हैं और इतिहास पढ़कर अपनी चेतना में नए संस्कार भरते हैं। मंदिरों की रक्षा उस समय गौस खां को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अंग्रेज सरकार ने युद्ध में मंदिरों के सामने सीधा आक्रमण करके मंदिरों को क्षति न पहुँचे, इसलिए गौस खां को मजबूर किया कि वो अपनी तोपों को मंदिरों के
ऐसे स्थान पर रखें कि मंदिरों को कोई क्षति न हो। गौस खां मंदिरों की रक्षा करते हुए शहीद हुए 3 अप्रैल 1858 को। रानी गौस खां के निधन के बाद कमज़ोर पड़ गईं और उनको अपने बचे खुचे सैनिकों को साथ लेकर भांडेर की तरफ कूच करना पड़ा। ये एक ऐसी दास्तान है जिसमें गौस खां जैसे तोपची की बहादुरी की कहानियाँ आज भी लोग याद करते हैं। मैं झांसी हूँ जैसी पुस्तक में ये कहा गया है कि गौस खां के नाम से अगर झांसी में एक बड़ा स्मारक बने तो हम उस सेनानी को हमेशा हमेशा याद रख सकेंगे। इस पुस्तक को आज हर पाठक को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो जान सके कि देश का प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें अपने जान को न्यौछावर करना भी बहुत कम होता है। बहादुर गौस खां को याद कर आज झांसी के लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उसे बार बार पढ़ने का जी चाहता है। उसकी शख्सियत है किसी महकती किताब की तरह। कुछ लोग आपसे मिलते हैं और उनकी कही गई बातें आपके दिल पर असर करती हैं। उनकी बातों की मिठास आपको वक्त तक याद रहती है, बिल्कुल अच्छी किताबों की तरह। अब अगर सोचिए, अगर आप किसी पुस्तकालय का हिस्सा बन जाएं तो वहाँ कितनी सारी किताबें होंगी आप पर रहस्यों को उजागर करने के लिए। तो लिए चलते हैं आपको इग्नू के पुस्तकालय, जहाँ पर हमने बात की इसकी अनुसंधान इकाई के निदेशक प्रोफेसर जयदीप शर्मा से और इस पुस्तकालय के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. जगजीवन से। Library and information science education in India is more than 100 years old. You find education for library and information science in almost all universities of the country. Indira Gandhi National Open University is one of the such institutions that has been offering library and information science education since 1987. For the online mode of education, we offer it in a 4-quadrant approach in online mode, and our students are quite satisfied with offering the online mode education because of their preoccupation in their jobs and work otherwise. जिस तरह लाइब्रेरीज चेंज हो रही हैं उसी प्रकार हमने अपनी एजुकेशन को भी चेंज किया है. लाइक वी सी दैट digital mode of information is the most prevalent mode. The information that exists today is generally in digital form. IGNOU has started internship for the last 3 years, and our students have been successfully doing internship programs in different types of library and information centers. There have been internship programs in other universities also, but IGNOU has started it in a structured way. The way we have started internship, it gives a platform to the student to learn different aspects, different operations, different services, different jobs, and that gives the student a confidence to work in libraries, that gives an exposure to the student of the nuances of the workplace. Indira Gandhi National Open University, wherein people had a feeling that these students who are in the distance education system, they are not really useful to the workplace. So these are some of our efforts to see, yes, to make people realize, to make the society know, yes, students passing out from Indira Gandhi National Open University are quite capable. They are really in terms of the expectations in theoretical knowledge as well as practical skills. So these are some of the efforts which we would like to bring to your notice. IGNOU library operates a 3-tier structure where we have the main library at the headquarters, then we have libraries in our regional centers located in different parts of the country. Then we have also small libraries in some of our study centers. These libraries at the regional center and study center have a limited collection basically of books prescribed for
specific programs. Whereas the library at the headquarters, apart from books, we have research level books and journals, and students or learners are permitted to access libraries at all these three tiers. As far as library services are concerned, students can access these printed books at different libraries. And apart from print books, we also have certain e-resources, electronic resources. We have around 9 databases. These databases we receive through UGC's InflibNet eShod Sindhu consortium, and these are, we have JSTOR, Springer Link, American Physical Society collection. So most of these resources are meant for higher levels of learning, postgraduate and research level. And those learners who are interested in having access to these resources, we are distributing remote access passwords, and this is also facilitated through the InflibNet's IDP portal. Then as far as research is concerned, it is library is entrusted with the task of testing the checking the similarity of PhD thesis submitted to the universities. Collection of the library, we are very strong in technology enabled education, and we are very strong in distance education, and we have a very good collection of books in social sciences, and we are a member of DELNET, so we used to get books from other libraries in Delhi. Similarly, many books from our collection is also lent out to other member libraries of Delhi. Our objective is to help our learners with all the background reading, extra reading materials, and to provide all resources of interest to our research scholars so that they can do their research work in an efficient manner. It's our objective to assimilate new technology gadgets for better information providing, and our objective is to help our learners to realize all their information goals. शब्द झरे मोती बनकर यही मन की अभिलाषा है, जो जोड़े एक मन को दूजे मन से, वह मेरी प्रिय भाषा है। भाषा का अर्थ केवल संवाद का माध्यम होना नहीं है, बल्कि इसका एक उद्देश्य आपको स्वयं से जोड़ना भी है, और साहित्यिकी में यही प्रयास होता है, साहित्य की दुनिया के माध्यम से, कि आप खुद को जाने, खुद से जुड़ें। ये काम और ये यात्रा साहित्यिकी में यूं ही अनवरत चलती रहेगी। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी भारती।